अस्पताल में ART केंद्र में अपना नाम रजिस्टर कराएं। एंटी रेट्रोवायरल चिकित्सा और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर व्यक्ति वर्षों सामान्य जीवन जी सकता है। ART केंद्र में उपलब्ध है मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त CD4 जांच, मुफ्त ART दवा। छत्तीसगढ़ में 5 ART सेंटर स्थापित है। मेघाहारा रायपुर, सिम्स बिलासपुर, जिला अस्पताल दुर्ग, महारानी अस्पताल जगदलपुर, जिला अस्पताल सरगुजा। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। सिंहस्थ का समागम, जहां साधुओं से लेकर सांसारिक तक सब शिव का आवाहन करते हैं। कोई मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए डुबकी लगाता है तो कोई आस्थाओं को समेटे भक्ति में सराबोर हो जाता है। ओम नमः शिवाय कहते कहते। HIV संक्रमण से कैसे बच सकते हैं? प्रत्येक गर्भवती माताओं को HIV की जांच अवश्य करानी चाहिए। एक ही यौन साथी के साथ वफादार रहने से नई सुई या सिरिंज का ही इस्तेमाल कराएं। हर बार नए कंडोम का इस्तेमाल करें। लाइसेंसीकृत ब्लड बैंक से सुरक्षित रक्त ले व दें। अधिक जानकारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व सिविल सर्जन या 104 अथवा 1097 पर संपर्क करें। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। मध्य प्रदेश देश का दिल है तो उज्जैनी उसकी आत्मा, जहां सिंहस्थ कुंभ की विशालता क्षिप्रा के तट को अलौकिक सौंदर्य देती है। महाकाल का अभिषेक, भस्मारती और श्रृंगार मोक्ष प्राप्ति के नए द्वार खुलता है। शिव आराधना के लिए महाकाल के दरबार में ना कोई छोटा ना बड़ा, महाकाल सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु, यशस्वी और भाग्यवान होने का। महाकाल ने पुकारा है, पधारो उज्जैन। सिंहस्थ 2016 22 अप्रैल से 21 मई, क्षिप्रा के तट पर अमृत का मेला। रमन के गोट सुनता हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री जब डायरेक्ट अपने मुंह से बोलते हैं तो वो विश्वसनीय हो जाता है। इससे प्रशासनिक स्तर पर कसावट आई है। जनता अब सीधे संबंधित विभागों में जाकर संबंधित जानकारी को ले भी रहे हैं। इसी से कौशल उन्नयन योजना की जानकारी मिली है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसका लाभ उठाऊं। प्रसारण समय हर महीने के दूसरे रविवार सवेरे 10:45 से 11 बजे तक। राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्रों से 13 मार्च रविवार को होगा 7वीं कड़ी का प्रसारण। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश के साथ मैं हूं दीपेश। दोस्तों, स्मार्टनेस का जमाना है। इंडिया डिजिटल बन रहा है। सारी सुविधाएं घर बैठे आसानी से हासिल हो रही हैं। आपका स्मार्टफोन एक बैंक की तरह काम कर रहा है। ओके का एक बटन दबाते ही मिनटों में लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। घर से ही ATM के जरिए सारी शॉपिंग ऑनलाइन की जा रही है। लेकिन डिजिटल इंडिया का एक डरावना और स्याह सच भी अब नई शक्ल में लगातार सामने आ रहा है। लगभग हर रोज ही साइबर क्राइम से जुड़े गिरोहों की नई नई कारस्तानी आपको सुनने को मिल रही हैं। लिहाजा लकी ड्रॉ का झांसा देकर ATM का क्लोन बनाकर चूना लगाने या फिर बीमा कंपनी या बैंक के नाम से अकाउंट ATM की डिटेल लेकर धोखाधड़ी का धंधा भी अब पुराना पड़ चुका है, क्योंकि लोग जान चुके हैं। अब बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर के गंदे गठजोड़ से नेट बैंकिंग के जरिए काले कारोबार का खेल शुरू हो चुका है। ब्लैक बैंकिंग के इस गेम में सब कुछ काला ही काला है। बैंक से लेकर टेलीकॉम कंपनियों का किरदार भी संदेह के घेरे में है। तो आइए शुरू करते हैं काले कारोबार को बेनकाब करती हमारी आज की खास पेशकश। तो इस सीरीज में पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि किस तरह बैंक ऑफ बड़ौदा और एयरटेल मोबाइल कंपनी के गंदे गठजोड़ के जरिए जालसाज आपके खातों में सेंधमारी कर रहे हैं। लेकिन आज हम बैंक के इस काले कारोबार का पार्ट 2 यानी दूसरा स्याह सच भी आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों से ग्राहकों की मोटी रकम गटकने के अलावा साजिशकर्ता फर्जी तरीके से रकम ट्रांसफर करने के लिए भी बैंक ऑफ बड़ौदा का सहारा ले रहे हैं। कैसे बैंकों द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग में सुरक्षा की मजबूत दीवारों के दावे का दम निकल रहा है। एक्सिस मोबाइल, अब बैंक जाने के लिए बैंक क्यों जाना? नॉर्मल बैंकिंग से आगे बढ़ो।
एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। बैंक अब आपकी जेब में पहुंच गए। पैसा निकालने से लेकर भेजने तक की पूरी प्रक्रिया अब घर बैठे ही उंगलियों के इशारे पर होने लगी है। मगर इसी ऑनलाइन या नेट मोबाइल बैंकिंग के जरिए बढ़ते हाईटेक फ्रॉड लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। क्योंकि हाईटेक तरीके से खाते में छेड़मारी के इस काले खेल में सारी घटनाओं में बैंकों का भी पूरा सहयोग और समर्थन मिला हुआ है। यही वजह है कि जालसाज बड़ी सफाई से आपकी जिंदगी भर की कमाई लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं और पुलिस उनकी परछाई तक नहीं ढूंढ पाती। लेकिन आज स्वराज एक्सप्रेस एक बार फिर बैंकिंग के इस गंदे धंधे का पर्दाफाश करने तो जा ही रही है, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के काले कारोबार का हर काला सच भी आपके सामने परत दर परत खोलने जा रही है। चाहे उपभोक्ताओं के खातों से फर्जी तरीके से रकम निकालना हो या फिर फर्जी खातों में रकम ट्रांसफर करना हो, जालसाज इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का ही सहारा ले रहे हैं। बीते एक सप्ताह में ही स्वराज एक्सप्रेस के पास ठगी के ऐसे दर्जनों छोटे बड़े मामले सामने आए, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की भूमिका भी पूरी तरह संदिग्ध यानी ठगी गैंग के साथ सक्रिय रही है। बैंक और बदमाशों की साठगांठ से ऐसे ही एक ठगी का शिकार हुए हैं राजधानी भोपाल में रहने वाले कारोबारी सैयद जमील, जिनका अपनी पत्नी के साथ बैंक ऑफ इंडिया में खाता था और जून 2015 में ही उन्होंने नेट बैंकिंग की सुविधा भी ली थी। मगर 28 जुलाई को अचानक उनकी और उनकी पत्नी के अकाउंट में 17 माह में 45 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा के दूसरे फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए, जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ना तो कोई हिसाब था ना ही कोई जवाब। पहले तो सैयद जमील को इसकी भनक की, जालसाजों ने उनके मोबाइल नंबर पहले ही बंद करा दिए थे। वहीं डायमंड कस्टमर होने के बावजूद बैंक ने उन्हें सूचना देना तक जरूरी नहीं समझा। मेरी वाइफ के अकाउंट में 18,90,000 थे, मेरे अकाउंट में 26 लाख रुपए थे। तो जैसे ही हमारे पास पासवर्ड आया, हमने बैंक से लिया, तो बैंक ऑफ इंडिया प्रोफेसर कॉलोनी के ऊपर ही इसका हमारे सीए का ऑफिस है। वहाँ जाके उनके कंप्यूटर से ऑनलाइन हमने जो है सर्विस टैक्स जमा करा, मेरा और मेरी वाइफ का। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और शहर भी अलग अलग थे, आईसीसीआई भी था और शहर भी अलग अलग थे, बम्बई, सूरत, चेन्नई, ग्वालियर, इंदौर। वैसे तो इस तरह की साइबर ठगी के खेल में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। खेल के खिलाड़ियों को पकड़ने का जिम्मा भी जिन अधिकारियों के कंधे पर है, वो खुद भी मानते हैं कि इस पूरे खेल में बैंकों की भूमिका संदिग्ध है। यही नहीं, टेलीकॉम कंपनी चाहे एयरटेल हो या आइडिया, सब अपने उपभोक्ताओं को ठगने और बेचने में लगे हैं। मानते हैं कि बैंक के अधिकारी और कर्मचारी खाता धारकों की पूरी जानकारी बदमाशों को बेचकर उपभोक्ताओं को चूना लगा रहे हैं। इंफॉर्मेशन बैंक से चोरी करते हैं या खरीदते हैं। जो बैंकों के साइबर सेल के जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जिनके पास ही डाटा उपलब्ध रहता है, वही लोग इसको चुरा करके ठगों को बेच देते हैं। इसलिए इसमें उपभोक्ता की तो सारी जानकारी उनके पास पहले से रहती है। इसमें सिर्फ चेक यही हो सकता है कि जो डुप्लीकेट सिम है वो इतनी आसानी से किसी को ना मिल पाए। तीसरी बात, हमारे लेवल पे जब हमारे पास क्राइम आ जाता है तो हमने यही पाया है कि जितने भी अकाउंट इसमें ओपन किए जाते हैं, जिन्हें पैसा ट्रांसफर होता है, वो सभी फर्जी नामों से और फर्जी एड्रेस प्रूफ के साथ खोले जाते हैं। तो इसमें बैंकों की भूमिका जाती है कि वो जब भी कोई खाता खोले तो उसको टाइमली वेरीफाई कर लें और जो वेरीफाई नहीं हो पाते उनको बंद कर दें, उनमें ट्रांजेक्शन ना हो। आज इतना समय बीत जाने के बाद भी सैयद जमील अपने 45 लाख रुपए वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा। जिस चौखट पर जाते हैं वहाँ पहले ठगी की कहानी सुनानी पड़ती है, बावजूद इसके ठगी की रकम बाद कोई गारंटी नहीं देता। हर अफसर कार्रवाई का भरोसा देता है, लेकिन खातों में रकम कब आएगी कोई नहीं बता सकता। आज भोपाल।
तो इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जो आपके सवालों का जवाब देने के साथ ही आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके भी बताएंगे। हमारे साथ हैं श्री विजय खत्री जी, आप साइबर सेल में AIG हैं। खत्री साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है यशदीप चतुर्वेदी, आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कोई पीड़ित इंसाफ हासिल कर सकता है। और इनके अलावा हैं हमारे साथ में SM चतुर्वेदी जी, जो कि पूर्व मैनेजर हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के। चतुर्वेदी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैंक की क्या भूमिका होती है ऐसे घोटालों में, घपलों में। इनके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा भी, जो कि ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले खत्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा। 2 मामले हमने आपके सामने रखे। शख्स को पता भी नहीं है। पहले तो ये होता था कि चलिए आपको फोन कर रहे हैं, आप फोन पर किसी के झांसे में ना आए या आपकी अपनी जानकारी किसी को ना दें। चोरों ने एक कदम आगे बढ़कर इससे नया तरीका खोज निकाला। ये आप क्या समझ पा रहे, कहां से ये इस पूरे घोटाले की शुरुआत हो रही है, कौन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? ये जो इस तरह के मामलों की धीरे धीरे संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसमें हम लोग यही देख रहे हैं कि जालसाजों के पास पहले से पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। उनके पास उपभोक्ता की नेट बैंकिंग का यूजर आईडी भी होता है, और उस यूजर आईडी को इस्तेमाल कर करके यूजर आईडी के साथ साथ उनके पास उस खाते के साथ जो स्पेसिफिक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसकी भी जानकारी उनके पास रहती है। यहाँ तक कि उनको ये भी मालूम रहता है कि उस मोबाइल की सिम को खरीदने में कौन कौन से कागज लगे हैं, लगाए गए हैं, उसमें किसके नाम से वो सिम ली गई है, किस एड्रेस का उसमें खुलासा किया गया है उसके KYC में फार्म में, सारी जानकारी उनको पहले से रहती है। और वो काफ़ी दिनों से होमवर्क करते हैं, अलग अलग शहरों में अलग अलग भोले भाले बच्चों को, बेरोजगारों को फंसा करके उनको थोड़ा बहुत लालच दे के 5-10 हज़ार रुपये का लालच दे करके उनके खाते खुलवाते हैं। और उनको ये बेसिक सवाल है, जो कि सबसे पहली बात वही कि जानकारी जुटाते कैसे हैं। हाँ, यही चीज़ के पीछे हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं। और अभी तक यही नहीं पता चल पा रहा है कि ये जो इतनी गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल पर्सनल जानकारी है उपभोक्ताओं की, ये आखिर जालसाजों तक पहुंच कैसे रही है। यहाँ पे 2 बातें बहुत गंभीर हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बैंकों से उनके पास इस तरह की जानकारियाँ जा रही हैं कि किन के खातों में ज़्यादा पैसा है और कौन लोग ऐसे हैं जो नेट बैंकिंग का फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करते, जैसा कि सैयद जमील के केस में है। उन्होंने उनके साथ घटना होने से सिर्फ 15 दिन पहले ही नेट बैंकिंग का लिया था पासवर्ड और यूजर नेम। 5 तारीख को उन्होंने उसको एक्टिवेट किया और 20 तारीख को उनके खातों से पैसे ट्रांसफर हो गए। और हमारे इन्वेस्टिगेशन में यही आया था कि 8 तारीख से लेकर के लगातार उनका खाता जालसाजों के कंट्रोल में था। उसको वो लगातार लॉगिन और लॉगआउट कर रहे थे, चेक कर रहे थे। जैसे ही उनको लगा कि इसमें खाते में पैसे पर्याप्त आ गए हैं, उसके बाद उन्होंने शेड्यूल में जाकर के डुप्लीकेट सिम इशू कराई। यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों की बहुत बड़ी लापरवाही लगातार सामने आ रही है कि उनके पास कोई भी आदमी जाता है और अपने आप को प्रेजेंट करता है कि उन्होंने मुझे भेजा है और हमारी सिम गिर गई है और उन्होंने ये मुझे अथॉरिटी लेटर दिया है। वहाँ पे जो कंपनी के रिटेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डीलर हैं या खुद कंपनी के लोग भी हैं, वो लोग इस बात को बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाते कि इसको थोड़ा बहुत वेरीफाई कर लें। उसमें जब पुलिस की सील लगी है उस थाने से या उस ऑफिस से पता कर लें कि आप वास्तव में ऐसी कोई रिपोर्ट आई है। क्योंकि इनके केस में, पर्टिकुलर सैयद जमील साहब के केस में शेड्यूल सिस्टम इशू कराई गई थी। और शेड्यूल में वहां पर जो रिटेलर के पास कागज दिया गया था उसमें पुलिस को जो एप्लीकेशन थी उस पर पुलिस ऑफिस शेड्यूल की सील लगी हुई थी। जबकि मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी थाने में इस तरह की कोई सील होती ही नहीं है जैसे पुलिस ऑफिस लिखा जाता हो, और ऑफिसों में इस तरह की सील ली भी नहीं जाती। तो ये टेलीकॉम कंपनियां नियमों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, न तो नियमों का पालन कर रहे हैं, न ठीक से सावधानी बरत रहे हैं, लगातार लापरवाही से काम कर रहे हैं। और हम उनको
मामलों में इन्वॉल्व मानते हुए उनको हम गिरफ्तार भी कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी, मुझे नहीं लगता कि उनकी इस लापरवाही कोई कमी आ रही है। बिल्कुल। और ऐसे में अब पीड़ित इंसाफ के लिए किसके पास जाए और बैंकों की इसमें क्या भूमिका होती है या क्या होनी चाहिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों खास मेहमान, लेकिन उसके पहले एक और मामला आपको दिखाते हैं। प्रदेश में कुछ निजी बैंकों के दामन में दाग और बैंक खातों से उपभोक्ताओं की गाढ़ी कमाई में सेंधमारी का सिलसिला नहीं थम रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा तो इस पूरे खेल में शामिल है ही, अब इसमें दूसरे बैंकों की भी भूमिका संदिग्ध होती जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन यूनियन बैंक का काला खेल भी बेनकाब होने जा रहा है, क्योंकि भोपाल में जालसाजों ने एक बार फिर एयरटेल की फर्जी सिम के सहारे एक कारोबारी के यूनियन बैंक के खाते से लाखों रुपए पार कर दिए, लेकिन बैंक ने इतनी बड़ी रकम के ट्रांसफर की सूचना तक खाता धारक को देना मुनासिब नहीं समझा। और यही वजह है कि अब यूनियन बैंकों की जैसे बैंकों की भूमिका भी सवालों और संदेह के घेरे में आ गई है। अगर आपको लगता है कि बैंकों में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, तो ऐसा नहीं है। आप सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई है जो हर वक्त बैंक में रखी आपकी मेहनत की कमाई में सेंधमारी की कोशिश में रहता है। कोई है जिसने आपकी डुप्लीकेट सिम निकालकर आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई डकार ली है और आपको कानों कान खबर तक नहीं लगी, क्योंकि बैंक ठगी के इस काले खेल में हर किरदार काला है। बैंक से लेकर टेलीकॉम कंपनियों तक की भूमिका संदिग्ध है और 7 समंदर पार से लेकर छोटे गांव तक का आदमी इस खेल में लगा हुआ है। पिछले कुछ समय में अकेले राजधानी भोपाल में ही इस तरह के कई केस सामने आ चुके हैं। इन्हीं में से बैंक और मोबाइल के कंधे गठजोड़ के जरिए जालसाजों का शिकार बने। हरीरा कॉलोनी में रहने वाले एक एड एजेंसी के मालिक और कारोबारी संतोष डबराल, जहां फर्जी तरीके से एयरटेल की डुप्लीकेट सिम हासिल करके नेट बैंकिंग के जरिए ही बदमाशों ने संतोष के यूनियन बैंक के खाते से 11 लाख रुपए पार कर दिए। इतना ही नहीं, डबराल द्वारा नेट बैंकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करने की जानकारी भी बदमाशों ने बैंक के जरिए ही हासिल की। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जालसाजों ने इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया। जालसाजों ने सबसे पहले कॉल सेंटर में खाता धारकों का डाटा हासिल किया। फिर जालसाज ने खाता धारक के नाम से मोबाइल गुम होने का आवेदन देकर नई सिम इशू कराई। टेलीकॉम कंपनी ने भी बगैर जांच के ही पुरानी सिम ब्लॉक कर नई सिम जारी कर दी। डुप्लीकेट सिम के जरिए साजिशकर्ताओं ने ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी OTP पासवर्ड हासिल किया और फिर यही पासवर्ड डालकर RGTS के जरिए राशि दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी। 7 दिसंबर को जब हमने ऑफिस खोल के अपने अकाउंट चेक किए, तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 5 लाख, 3 लाख 45 हजार और 1 लाख 60 हजार रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। कैसे हुआ था प्रोसेस, क्या रहा? ये RTGS के थ्रू ट्रांसफर हो गए थे। तो उसके बाद जो है उनके नाम की डुप्लीकेट सिम इशू कराई गई, कोई फर्जी लेटर पैड वगैरह लगा के। सिम कौन सी कंपनी की? सिम थी एयरटेल की सिम थी, तो वो सिम इशू कराई गई। सिम इशू कराने के बाद ये पैसा जो है पासवर्ड कोड लिया गया और पैसे को RTGS ट्रांसफर कर दिया गया हमारा अकाउंट हैक करके। कुल मिलाकर आज आपका पैसा ना तो घर में सेफ है और ना ही बैंकों में सुरक्षित, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, आखिर इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कौन है? बैंक जिसने बिना किसी पड़ताल के इतनी बड़ी रकम फर्जी तरीके से बनाए गए खाते में ट्रांसफर कर दी, या फिर वो मोबाइल कंपनी जिसने बिना किसी वेरिफिकेशन के जालसाजों को पीड़ित की डुप्लीकेट सिम जारी कर दी? हालांकि सवाल तो कहीं और है, मसलन पीड़ितों को उनका पैसा कब मिलेगा, कब आरोपी धरे जाएंगे और कब ऐसी वारदातें बंद होगी? मगर इन सवालों का जवाब ना तो बैंकों के पास है और ना ही पुलिस के पास। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा की रिपोर्ट। चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बैंकों की पूरी कार्यशैली को बारीकी से देखा। चतुर्वेदी साहब, ये दोनों आपके सामने रखे। ठीक है, टेलीकॉम कंपनियों की तो गलतियां हैं, सिम उन्होंने जारी कर दी, लेकिन क्या बैंकों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि 1 महीने पहले जो खाता खुला है, अब किसके नाम से खुला, उसमें लाखों रुपए कैसे जाए? क्या कोई निगरानी अब नहीं हो सकती या बड़ा मुश्किल है उसकी निगरानी करना? और क्या खाता धारक तक इन्फॉर्मेशन फौरन से पहुंचाना, ये भी बड़ा मुश्किल है? और बैंकों की क्या लग रहा है आपको, ऐसे घोटालों में घपलों में कोई भूमिका है या फिर आप इन्हें क्लीन चिट दे देंगे? देखिए, जिस तरीके से यजीत भी ये अच्छा, SM साहब से ये हमारा सवाल है। सर ऐसा है सर, एक्चुअल में जब मैनुअल बैंकिंग होती थी तो इसमें एक अलर्ट है कि 1 महीना अगर खाता नया है तो 3 महीने तक हम उस पे हैवी ट्रांजैक्शन पे, विड्रॉल पे, उस पे एक अंकुश रहता था। अब
टेक्नोलॉजी के इतना डेवलप होने से क्या हुआ है कि बैंकर को पता ही नहीं लगता कि ट्रांजेक्शन हो गई है। एक्चुअली जब मैनुअल उसमें हम पास करते थे बाय चेक के द्वारा, टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी से नेट बैंकिंग के थ्रू वो पैसा निकाल लेते हैं और उसकी कोई इंफॉर्मेशन बैंक को एज सच नहीं होती। बैंक वालों को जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है दे डोंट नो, क्योंकि लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारे बैंक से। अब किस खाते में हो रहे हैं ये ग्राहक के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी वाइज अपने पासवर्ड को इस तरह से सिक्योर करके रखे कि इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीवन। तो ये एक मुद्दा है, इसमें बैंक भी चिंतित है कि ये इस ट्रांजेक्शन के जो पैसा जा रहा है उसकी रिकवरी का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जालसाज हमने देखा कि कई लोग अदर स्टेट से हैं, समटाइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन शो हो रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो बैंक भी इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है कि इसको, लेकिन इस पे थोड़ा सा दबाव ग्राहक के ऊपर ही है कि वो थोड़ा सा अपने इंटरवल में ही शुड बी अलर्ट टू कीप हिज पासवर्ड। लेकिन ये जो हमने दोनों मामले देखे, इसमें अलर्ट रह के भी क्या करेगा? आपके नाम से कब फर्जी सिम अलॉट हो गई आपको पता ही नहीं चला है। अब वो जाकर के नेट बैंकिंग से उसको, अब कोई हर घड़ी तो अपना अकाउंट चेक कर नहीं सकता, और अकाउंट चेक कर भी लेगा तो उसे पता तो तब चलेगा ना जब अकाउंट से रकम जा चुकी है। भले लाख 2 लाख जितना भी गया, लेकिन वो जा चुका है। तो वो ठीक है, तब अलर्ट होगा। लेकिन उसके पहले क्या ऐसा कोई हम इसमें नहीं कर सकते, ऐसी कोई व्यवस्था की ऐसे ट्रांजैक्शन हो ही ना पाए? इस केस में एक्चुअली बैंक की बड़ी लिमिटेशंस है। बैंक ने एक पासवर्ड जब दे दिया ग्राहक को कि यू कैन विड्रॉ, यू कैन डिपॉजिट, तो ये जो ट्रांजैक्शन है अब ये एंड ग्राहक के हाथ में है कि वो किसका कई बार एक दिन में अगर कुछ लिमिट बांध दी जाए, हालांकि आप बेहतर बता सकते हैं कि अभी लिमिट कितनी है कि आप एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन की, अगर लाखों लाख रुपया कोई अचानक से ट्रांजैक्शन कर लेगा तो कम से कम उसमें कुछ तो रोक लगाई जा सकेगी। उसमें लिमिट अभी नहीं रखी हुई है, क्योंकि क्या है टैक्स भरना होता है तो उनका टैक्स का जो अमाउंट होता है वो ह्यूज होता है। तो उसमें एक दिया हुआ है कि एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड है और एक आपको इंक्वायरी वाला है। तो जो लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं वो लोग इंक्वायरी वाला पासवर्ड ले लेते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन में क्या होता है, सब बिजनेसमैन है, उनके पास पता नहीं होता कि हमको कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन करनी होती है। तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक का ये अभी प्रोविजन है नहीं। इस वजह से इसका फायदा शायद ही उठाते हैं। यशदीप जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अजय हमारे साथ में है। अजय, एक बार फिर बैंकों की भूमिका को हम समझना चाहेंगे। टेलीकॉम कंपनियों की तो लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही है कि वो बिना कोई ठोस या सख्त जांच पड़ताल किए सिम अलॉट कर दे रहे, उससे बड़ी आसानी हो रही है जालसाजों को। लेकिन बैंकों की इस पूरे घोटाले में क्या कोई भूमिका है, या फिर बैंकों की लिमिटेशन है, इसका फायदा ये जालसाज उठा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर दीपेश, जितनी भूमिका टेलीकॉम कंपनियों की है और जो सिम डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी वेंडर हैं, उनकी भूमिका जितनी संदिग्ध है, उससे कहीं ज्यादा संदिग्ध भूमिका जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अधिकारियों और उनके ऑफिसर्स की है। यदि वो तरीके से आरबीआई के रूल्स को फॉलो कर लें तो ये इतनी बड़ी ठगी की वारदात ही नहीं हो। सपोज जो सैयद जमील के केस की बात कर रहे थे आईजी साहब, उस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस बैंक से सरोकार रखते हैं और उनका जिस बैंक में अकाउंट है वो गोल्डन अकाउंट माना जाता है। हर बैंक अपने अपने जो कस्टमर्स होते हैं, जो लैंडलॉर्ड टाइप के कस्टमर्स होते हैं, उनको गोल्डन अकाउंट्स देती है और उनको बताती है कि आपको इस अकाउंट के तहत इतनी इतनी सुविधाएं दी जाएंगी और इस तरीके का आप हमारी सुविधाओं का इन वक्त पर लाभ ले सकते हैं। उसके अकाउंट से 44 लाख चले जाते हैं और उसको खबर तक नहीं करता है बैंक। ऐसे में सवाल ये उठता है उनकी सुविधाओं पर कि यदि आप उनको गोल्डन कस्टमर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको ये इतला देना भी उचित नहीं समझा गया कि क्या उनके अकाउंट से 44 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं, वो भी ऐसे अकाउंट में जा रहे हैं जो पूरी तरीके से फर्जी है, जिसको लेकर कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। बस बैंक ने ये ठान लिया था कि जीरो अकाउंट पे जो है अकाउंट्स खोले जाने हैं। अकाउंट खुल गए, उसके बाद 3 महीने तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। फिर ट्रांजैक्शन होता है तो एकदम से 35 से 40 लाख का ट्रांजैक्शन होता है। ऐसे में यदि बैंक अधिकारी यदि प्राइमरी स्टेज पे यदि उस उपभोक्ता को सचेत कर देते, उसको बता देते कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, पहले एक बार आके मिल लीजिए, बात कर लीजिए, बस नेट बैंकिंग वो करते थे, तो लिहाजा बैंक अधिकारियों ने भी उनको जवाब देना और बात करना उचित नहीं समझी। यदि बैंक अधिकारी ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से निभाने लग जाए तो ऐसे ठगी के जो मामले हैं उनको भी रोका जा सकता है और जो लोग ऐसे शिकार हो रहे हैं वो भी बच सकते हैं। ठीक है यशदीप, आपने तीनों हमारे साथ में जो जुड़े हुए उनकी बातें सुनी। एसएन साहब बैंकों की मजबूरी बता रहे कि साहब इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है कि उसको ध्यान रख पाना या उस पर नजर रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन घोटाले हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, क्या इसको रोकने का कोई तरीका आपकी नजर में?
देखिए, जिस टाइप से बैंक फ्रॉड बढ़ रहे हैं, लगातार इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हर इंडस्ट्रियल, हर बिजनेसमैन, एक साधारण कस्टमर डरा हुआ है कि क्या वाकई में जिस बैंक में मेरा खाता है वो सेफ है या नहीं। आज अगर उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए अचानक कहीं से आ जाते हैं तो 3 दिन बाद उसके बाद एक कॉल आ जाता है कि आपके लॉटरी लग गई है। तो ये जानकारी कहीं ना कहीं से लीक तो हो रही है। इसके आंकड़े भी मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया हुआ है। इसमें एक एसोचैम ने रिपोर्ट 2015 में एक सर्वे किया जिसमें पाया गया कि जो साइबर क्राइम और ऑनलाइन बैंक फ्रॉड की घटनाएं हैं वो 3 लाख से ऊपर हो गई हैं। एक और सर्वे 2013 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया था जिसमें ये पाया गया था कि लगभग 32,000 एक साल में 2013 तक 32,000 के समथिंग बैंक फ्रॉड के केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें 50 नेशनलाइज राष्ट्रीय बैंक और लोकल बैंकों को आरोपी का इन्वॉल्वमेंट उसमें पाया गया है। तो जब ये सर्वे और शासकीय सर्वे आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बैंक की इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो कई ऐसे मामले और भी हैं कि जहां पे कोर्ट ने फाइंडिंग किया हुआ है, कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है कि बैंकों की बैंक फ्रॉड में गलती पाई गई है और बैंक ने खाता धारक को कंपनसेट भी किया है। इसके लिए दीपेश मैं आपको कुछ 1-2 घटनाएं भी डिस्कस करूंगा जिससे आपको क्लियर होगा कि कोर्ट किस हद तक कितने छोटे छोटे नेग्लिजेंस पे एक्ट में प्रोविजन दिए हुए हैं ताकि कस्टमर को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। जैसे कि एक केस महाराष्ट्र का है जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक की गई। ये कोर्ट ने पाया कि एक छोटी सी एक जो सबसे छोटे लेवल की मिस्टेक बताऊं मैं, उसमें एक कस्टमर की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कस्टमर की बिना जानकारी के उसके एक अगेंस्ट वाली पार्टी को बैंक द्वारा लीक की गई थी, जिसके लिए कोर्ट ने फाइंडिंग करते हुए कि बैंक IT एक्ट के अंतर्गत एक प्रोविजन है कि अगर बैंक द्वारा किसी को कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक की जाती है या फिर बैंक की गलती से अनदेखी से कस्टमर को नुकसान होता है तो उसके लिए वो बैंक जिम्मेदार होगा और कस्टमर को पे करेगा। तो इस घटना में बैंक ऑफ बड़ौदा ने उस कस्टमर को पे किया। एक और केस था जिसमें अभिषेक, बिल्कुल यशदीप जी आपकी बात सुनेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए अभिषेक नौगांव से, उनका सवाल ले लेते हैं। अभिषेक जी स्वागत है आपका, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? सर, मेरा अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और पैसे निकलने के बाद बैंक मैनेजर लोग बोलते हैं कि अपना अकाउंट बंद कर लो, ना तो उस पर कोई कार्रवाई होती है, पुलिस रिपोर्ट भी करो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, खाली सब लोग यही बोलते हैं कि बस अपना अकाउंट बंद कर लीजिए। कौन से बैंक की बात करें, कब आपके साथ ये घटना हुई? ये मेरे साथ 27 फरवरी को घटना हुई थी और यूनियन बैंक से पैसा लगा हुआ था मेरा। कितना करीब आपके अकाउंट से गया? मेरा 25,550 रुपए निकला था। अभी तक पुलिस ने आपकी क्या मदद की है? कोई मदद नहीं की है, बस वो तो कहते हैं कुछ उम्मीद ही नहीं है आपके निकलने के लिए, सीधा बोल देते हैं वो। देखिए विजय सर, इतने आप हेडक्वार्टर में बैठते साइबर सेल के और आपके जो माथत हैं वो इस तरह का जवाब दे देते हैं, बताइए फिर क्या फायदा साइबर सेल बनाने का? फायदा तो है, ऐसी बात नहीं है। इनसे मैं ये जानना चाह रहा था कॉलर से कि इनके खाते से पैसे जाने के पहले इनके पास कोई फोन आया था क्या बैंक अधिकारी बन के किसी फ्रॉड? जी अभिषेक जी, आपके पास कोई फोन आया था जिसमें आपकी डिटेल ली गई और बैंक किया, ATM किया, लेकिन संपर्क टूट गया। लेकिन फिर भी अगर जी होता क्या है, 2 या 3 प्रकार के बैंक फ्रॉड के मामले आते हैं। एक मामला इस तरह का आता है कि उसमें जालसाज बैंक अधिकारी बन करके फोन लगा करके ATM नंबर की डिटेल थोड़ी बहुत उनके पास पहले से रहती है, उनको बता करके भ्रमित करते हैं, उनको कन्विंस कर लेते हैं कि वो बैंक अधिकारी ही है। फिर उनसे ATM नंबर और CVC नंबर, पिन वगैरह वगैरह पूछ करके और उनके डेबिट कार्ड से उसी समय मतलब लाइव ऑनलाइन शॉपिंग करते जाते हैं। तो इससे वो ग्राहक इतना उनके उसमें बातों में फंस चुका होता है कि वो जो टेलीफोन पे हमारे OTP आता है वो भी बराबर उसको बताता चला जाता है और इसमें काफी पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी फंस जाते हैं। तो इस तरह के मामलों में तो मुश्किल ये होती है कि जो ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं उसमें जो एड्रेस देते हैं वो एड्रेस पे माल डिलीवर नहीं होता है। उसमें जो कोरियर कंपनी का डिलीवर बॉय है वो जब फोन लगा करके उनसे कहता है कि आपका एड्रेस में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो वो लोग उसको मतलब किसी वे पे चौराहे पे बुला करके वहां से डिलीवरी ले लेते हैं। अभी हम लोगों ने एक केस इस तरह का ट्रेस किया था, उसमें हम लोगों ने पहले से ही ऐसा जाल बिछा रखा था और जैसे ही इस तरह का मामला हुआ हमने तत्काल ऑनलाइन शॉपिंग जहाँ से हुई थी उस कंपनी से संपर्क किया और उनसे कहा कि आप डिलीवरी रोक दीजिए। अच्छा। ये दिल्ली में किया था हम लोगों ने और उसमें डिलीवरी एड्रेस गाजियाबाद का था
तो हमने यहाँ से तत्काल पार्टी रवाना की। पार्टी वहाँ गई, कोरियर वालों से उन्होंने वो पैकेट लिया और डिलीवरी बॉय बिल्कुल। ये देखिए विजय जी, आपने तत्परता दिखाई तो आपने एक केस सॉल्व कर लिया, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि अब पहले आदमी अपने जो पीड़ित है वो अपने थाने, पड़ोस के थाने में जाता है, वहां पर इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। इसमें क्या, कहाँ आप कमी देख रहे हैं कि क्यों? इसीलिए शायद ये वजह कि कोई बिहार में बैठा शख्स इस तरीके से लोगों को डरा धमका करके कभी ये कहता है कि हमने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मेरे पास भी कई फोन आए थे, आपको बताऊं मैं, लेकिन मैं चूंकि समझ गया था इसलिए वो वहीं पर फोन उन्होंने काट दिया, चूंकि अजय हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। अजय, बैंकों की भूमिका आपने हमको बताई, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां और ये जो 2 मामले हमने दिखाए हैं, फर्जी सिम अलॉट कर ले रहा है, अवेयरनेस यहाँ पर जो ग्राहक है वो कहाँ पर अपनी अवेयरनेस दिखाए ताकि वो ऐसी ठगी का शिकार होने से बचे? क्योंकि यहाँ पर वो कब सिम अलॉट हो जा रही है उसे पता नहीं चल रहा है, उसके बाद कब ठगी हो जा रही है उसे पता नहीं चल रहा है। दीपेश, बिल्कुल वाजिब सवाल है ये। शुरुआत जो इस पूरे खेल की मैं बताऊं आपको होती है सिम अलॉटमेंट से ही शुरू होती है। यदि जब तक जो व्यक्ति है जो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करता है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी होती है, फला व्यक्ति जो है नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहा है और उसके नाम से वो सिम अलॉट करता है। और उसमें भी आप देखिएगा सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि अमूमन वो जो बिल है कई महीनों से हजारों रुपए का बिल वो एयरटेल की कंपनी में जमा कर रहा है, लेकिन जिस पते पर उसको फर्जी सिम आवंटित की गई वो उस पते पर नहीं की गई जिस पते पर वो उसका बिल पहुंचा करता था, वो कोई और ही पता था जिसके पते पर उसको फर्जी सिम अलॉट कर दी गई। आप सिम अलॉट करते हैं उसके बाद ही उसका फोन में नॉट रजिस्ट्रेशन आता है। व्यक्ति कई बार शाम, अमूमन ये जो पूरा घटनाक्रम घटता है वो 4 से 5 बजे के बीच घटता है, जब पूरे आउटलेट्स बंद होने लग जाते हैं। जितनी भी टेलीकॉम कंपनी उनके दफ्तर बंद होने लग जाते हैं और व्यक्ति ये सोचता है कि सुबह 10 बजे के बीच जाके मैं अपनी जो फोन की सिम है उसको नॉट रजिस्ट्रेशन बता रही है उसके आउटलेट पर जाऊंगा और वहां चेक कराऊंगा। जब तक दीपेश इस पूरे मामले में खेल हो चुका होता है और वो व्यक्ति जो है ठगी का शिकार हो चुका होता है, ठीक 10 बजे और 9 से 10 बजे के बीच में उसके अकाउंट से जो यदि वो नेट बैंकिंग करता है तो वहां से पूरे पैसे जो है निकलना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो तक समझ पाता है, जब मैसेज आना दोबारा सिम शुरू होती है, तब तक ठगी का शिकार हो चुका है। जी, आपसे बात करेंगे, एक दर्शक है हमारे साथ में इस वक्त, प्रशांत। प्रशांत जी, स्वागत है आपका, आपका सवाल कीजिए। सर, एक समस्या है बैंकिंग में सर। सबसे बड़ी समस्या आती है। हेलो जी जी, बताइए सर। जैसे मैं कहीं बाहर, आपको जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट से मैं कोई मेरा एटीएम है और मैं बाहर जाता हूँ सर। हेलो जी, बताते रहिए, आप सुन रहे हैं हम। हाँ सर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है सर, एकदम से मेरा एटीएम बंद कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आपका आइडेंटिफिकेशन लाइए। एक तो तरीका है सर क्या? ये कहाँ पर हुआ आपके साथ में? कर देते हैं सर। ये कहाँ पर हुआ आपके साथ में? सर, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। नहीं, नरसिंहपुर में आप रहते हैं, आप कहाँ गए थे जहाँ पर आपका एटीएम ब्लॉक कर दिया? सर क्या हुआ, मेरा नरसिंहपुर जिससे आमगांव बड़ा है वहाँ मेरा अकाउंट में है और मैं इंदौर से बाहर कर नौकरी करता हूँ और मेरे से बोल दिया जाता है कि आप आपके डॉक्यूमेंट्स दीजिए, नाम से आपका बंद कर दिया जाता है, 2 दिन में बंद कर दिया जाता है सर। ठीक है, चलिए। ये एसएम साहब, जब हम बैंक अकाउंट खुलवाने के पिछले दिनों मैं भी गया था, वहां पर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। अगर कंपनी के नाम पर है तो उसके तमाम लोगों को बुलाया जाता है। जब तक तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते अकाउंट खुलना बड़ा मुश्किल होता है। ये कहाँ से कोई लोग अकाउंट खुलवा लेते हैं, फिर उनमें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन आता, पता नहीं चलता? कोई उसमें वेरिफिकेशन की कोई लेयर है या बिल्कुल अंधाधुंध यहाँ पर बैंकों में काम चल रहा है? इसमें एक्चुअल में क्या है कि बैंक ने अगर आइडेंटिफिकेशन का एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार अभी इन्होंने वैलिड बोला है, लेकिन आधार की उतनी मान्यता ना देकर हम उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ज्यादा जोर देते हैं कि उससे ये निश्चित हो जाता है कि ये जो बंदा है, जो ग्राहक है, ये उसी पते पर रहता है और उसके लिए हम उसको एक कंफर्मेशन लेटर डालते हैं और जब तक वो लेटर वहां पहुंच के उसके घर पे नहीं पहुंच जाता, जब तक हम उसको चेकबुक नहीं देते हैं। सो एज टू वी कैन कंफर्म कि ये जो पता इन्होंने लिखा है ये उसी पते पर रहते हैं, कहीं कोई इनका डेविएशन तो नहीं है। अगर लेटर उनका वापस आता है तो हम उसके ऊपर उसको फिर हम चेकबुक इशू नहीं करते हैं और उसका वेरीफाई करते हैं कि आपने जो पता लिखा है उसके बाद सेकंड वेरिफिकेशन में वो क्या प्रूफ देते हैं। अनटिल अनलेस कोई उनका साइड में, सारे बैंक तो ऐसा कर नहीं रहे। मैंने अकाउंट खुलवाया, उन्होंने कोई लेटर नहीं मांगा, एक आधार कार्ड और वोटर आईडी पे उन्होंने अकाउंट खोल दिया। ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन एक लेटर हमारा बैंक का जाता है कि एड्रेस प्रूफ के लिए। आपके पास आया होगा एक लेटर बैंक की तरफ से, लेटर ऑफ थैंक्स, दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ थैंक्स, कि आपने हमारे यहाँ खाता खोला, आपका धन्यवाद, ऐसा ऐसा जो सुविधाएं हैं हमारी वो उस पर डिटेल लिखी रहती है।
लेकिन फिर भी इसके जैसे कि अब बात सामने आ रही है कि जब पुलिस पहुंचती है तो बैंक कुछ बता नहीं पाता कि साहब कहाँ का लेटर है या किसने अकाउंट खुलवाया था वो कहाँ है। फिर ये अगर आप कह रहे हैं कि इतना भी ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, तब फिर जब अकाउंट की वेरिफिकेशन होती तो फिर कुछ पता नहीं पाते हैं बैंक, वो कहते साहब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बीच में इंट्रोडक्शन वाले से एक इंट्रोडक्शन का एक कॉलम होता था, उससे इंट्रोड्यूसर के साइन लिए जाते थे, वो वेरीफाई करता था कि ये रामलाल यही है। 2 लोगों की पहले पहचान लगती थी एग्जाम। अभी क्या हुआ कि सब नए इसमें सिस्टम में अब ये मान लिया गया है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अब ग्लोबलाइजेशन में एक ये फ्लॉ भी है कि अब आप हम हर चीज में अब वो तैयार रहते हैं, अगर आप खाता नहीं खोलते तो वो शिकायत करने तैयार है। लेकिन वर्चुअली क्या हो रहा है कि अब झुग्गी झोपड़ी है। मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ गौतम नगर के पास खाते खुले हैं, हमने उनको लोन भी दे दिया, पता लगा वो फर्जी वहां रहते ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक कमी है। नहीं मगर सर जैसे 500 रुपए भी अकाउंट से निकले तो मैसेज आ जाता है। अब ये अजय से हम जानना चाहेंगे, अजय ये जब जिनके सैयद जमील साहब के अगर जब अकाउंट से पैसे निकले तो क्या उन्हें मैसेज आया था, क्या वो क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था? देखिए दीपेश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मैं गोल्डन कस्टमर की बात कर रहा हूं तो सैयद जमील वही उस बैंक ऑफ इंडिया के गोल्डन कस्टमर थे, और जिस बैंक में फर्जी तरीके से ट्रांसफर हुआ रकम वो थी बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें फर्जी खाता था एक जो संचालित पिछले 2-3 महीने से ही हो रहा था। तो उनके पास जो था किसी तरीके का मैसेज नहीं आया। हाँ जरूर फोन पर उनके पास आया होगा, तो वो फोन की सिम को जो मैं बताना चाहूंगा कि वो फोन की सिम पहले ही नॉट रजिस्टर्ड हो गई थी, और डुप्लीकेट सिम कोई और जो ठग है जो इस पूरे मामले में जिसकी भूमिका सीधे तौर पर ठगी की है उसके पास आया होगा। उनको बैंक को कायदे से एक इंफॉर्मेशन देना चाहिए था, फोन कर कि आपके इस नंबर पे इस तरीके के इतना बड़ा आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। यदि उनके फोन पे फोन नहीं लग रहा था तो कैसे करके उनको इंटीमेशन पहुंचाई जानी चाहिए थी कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं एक दिन में, ये संभव नहीं है। लेकिन बैंक ने उस चीज को फॉलो नहीं किया। कायदे से करना यही चाहिए था ताकि ठगी के शिकार होने से वो बच सकते थे। या कम से कम एक लिमिटेशन हो कि आप एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन है, उसकी लिमिट भी ग्राहकों को। लेकिन फिर वही बात आती कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी अभी बांग्लादेश के एक बैंक से 67 अरब रुपए चोरी होते होते बचे हैं। ये 2 दिन पहले की घटना है बमुश्किल, और एक दूसरे देश से वो ट्रांजैक्शन श्रीलंका किया रहा था एक एनजीओ को, लेकिन 67 अरब रुपया वहां चोरी होने से बच गया था, गलत स्पेलिंग के मिस्टेक से। खैर यशदीप जी, ये तमाम आपने चीजें सुनी और देखी, कहाँ पर हम यहाँ पर बैरिकेड्स लगा सकते हैं ताकि ये ऐसी जो चोरियां हैं वो होने से बच सके? या फिर दूसरा सवाल कि पीड़ित जब थाने पहुंच रहा है उसके पास अधिकार क्या है? क्योंकि पुलिस वाले कहते थे साहब वो जानते ही नहीं है कि कैसे, साइबर सेल अलग है मामला, लेकिन साइबर सेल तक भी हर कोई नहीं पहुंच पाता है। इसमें आम ग्राहक के लिए, पीड़ित के लिए क्या कानून बनाए हैं हमारे विशेषज्ञों ने? देखिए, जो मैं अभी केस आपसे कुछ केस डिस्कस भी कर रहा था, वो इसी की एक सीरीज है, इसमें आपका आंसर छुपा हुआ है कि जब कोई घटना होती है बैंक फ्रॉड की, तो बैंक सबसे पहले कस्टमर बैंक में जाता है। बैंक का कहना होता है कि जो फ्रॉड हुआ है इसमें आपका रोल है, आपके द्वारा पासवर्ड लीक किया गया या फिर आपने उसकी सावधानी नहीं रखी है, इस वजह से फ्रॉड हो गया है। कस्टमर जब पुलिस के पास जाता है, कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट करने के बाद अगर जो जैसे साइबर सेल में सर बैठे हुए, साइबर सेल में शिकायत की जाती है, उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाता है और उसको जो भी आरोपी है उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भोपाल या मेजर सिटी के बाहर, तो जैसा कि अभी कॉलन ने बताया था कि ये प्रॉब्लम्स आती है कि पुलिस साइबर क्राइम्स की या फिर ये बैंक फ्रॉड की केस की प्रॉपर हैंडलिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसके बाद आता है कि चलो ठीक है, अगर इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या जो कार्यवाही होनी थी अपराधी को पकड़ने के लिए वो तो पुलिस द्वारा कर दी जाती है, लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि उस पीड़ित को क्या मिलेगा अगर आरोपी पकड़ भी जाता है, कि पीड़ित को क्या मिलेगा, उसका जो रुपए चला गया वो कैसे मिलेगा। तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, लॉ है, एक्ट है, जिसमें ये प्रोविजंस हैं कि पीड़ित को रुपए कैसे वापस मिलेंगे। तो ये आपसे जानेंगे हम यशदीप की वो कैसे अपना रुपया हासिल कर सकता है। कॉलर का हम फोन ले लें। शैलेश जी हमारे साथ में। जी आपका सवाल क्या है? हाँ सर जी, शैलेश सर मैं बोल रहा हूँ खर्चे। हाँ बोलिए, आपका सवाल क्या है? सर हम बैंक में एक नए करेंसी नोट और चिल्लर के लिए जाते हैं तो हमें तो दिया नहीं जाता, और कोई बड़े कारोबारी जाते हैं उनके हमारे सामने उनको तुरंत दे दिया जाता है। क्या खुले पैसे? आप अच्छा, वो चिल्लर की है, एसएम साहब बताएंगे क्यों आखिरकार आम लोगों को भी वो चिल्लर नहीं मिल पाती है। खैर जी यशदीप जी आपकी बात पूरी कीजिए। तो इस टाइप के केस में जैसे कि दो पक्ष आते हैं। एक तो ये है कि जिस बैंक में खाता है उस बैंक को उस अकाउंट उस जो भी कस्टमर की प्रॉपर्टी है, जो उसका अमाउंट है, उसको सिक्योर रखना उसकी जिम्मेदारी है। दूसरा पक्ष आता है जिन अकाउंट में रुपए गया, जिस खाते में रुपए गया, अगर वो फेक डॉक्यूमेंट्स पे ओपन हुए हैं, फर्जी खाते हैं,
तो उसमें भी आरबीआई की केवाईसी नॉर्म्स का वायलेशन हुआ है। आईटी एक्ट में, आरबीआई की गाइडलाइंस में और बैंक कुछ अलग भी कई निर्देश इस टाइप के दिए हुए हैं कि इन प्रोविजंस में पीड़ित को रुपए दिए जाए अगर बैंक की या किसी भी अन्य कंपनी की गलती से, अनदेखी से किसी कस्टमर को नुकसान हुआ है। उसी टाइप से डॉट और ट्राई की गाइडलाइंस भी हैं कि अगर टेलीकॉम कंपनी फर्जी दस्तावेजों पे डुप्लीकेट सेम इशू करती है ओरिजिनल कस्टमर को कंफर्म किए बिना विदाउट वेरिफिकेशन, तो उसके लिए वो टेलीकॉम कंपनी भी जिम्मेदार होती है। इसी टाइप से एक स्पेशल कोर्ट होती है, द कोर्ट ऑफ एडजुकेटिंग ऑफिसर। स्टेट के आईटी, पिछली बार भी मैंने डिस्कस किया था कि स्टेट के जो आईटी सेक्रेटरी होते हैं वो इसके सिविल कोर्ट की पावर से इसमें केस को सुनते भी हैं और इसमें फैसला भी सुनाते हैं। इस केस में आपके लिए कि सीधा आप डायरेक्ट आवेदन दे सकते हैं। इसी के कुछ केसेस की घटनाओं को मैं भी डिस्कस कर रहा था कि एक केस में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एक इंफॉर्मेशन लीक की गई जिसके लिए बैंक को जिम्मेदार ठहराया गया। एक अन्य केस में बैंक द्वारा कस्टमर के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, जब सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन हुआ उस वक्त उस ट्रांजैक्शन का मैसेज उसके अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड नंबर पे नहीं आया। इतनी छोटी मिस्टेक के लिए भी कोर्ट ने बैंक को जिम्मेदार ठहराया और बैंक ने कस्टमर को कंपनसेट किया। एक अन्य घटना थी जिसमें कि बैंक फ्रॉड की घटना के पश्चात जिस एटीएम से रुपए निकाले गए आरोपी अपराधी द्वारा, उसमें सीसीटीवी कैमरा वर्क नहीं कर रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम था वो, जिसके लिए भी बैंक ऑफ बड़ौदा को कोर्ट ने जिम्मेदार ठहराया और कस्टमर पीड़ित को कंपनसेट करने का ऑर्डर दिया। एक छोटी और घटना बताऊंगा कि जिसमें कि अगर कभी कस्टमर गलती भी कर दे तो भी कस्टमर की जिस लेवल तक की गलती है उस लेवल तक की गलती को समझते हुए कोर्ट ऑर्डर देती है कि बाकी का जो जिम्मेदारी बैंक की है वो पे करे। इस केस, ये एक फिशिंग का केस, सर ने बताया कि अलग अलग टाइप के केस आते हैं, तो एक फिशिंग केस भी आता है जिसमें आपके पास कभी एक फेक ईमेल आता है कि आपका इस बैंक की तरफ से आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह को अपडेट करना है। इस टाइप का एक केस आया जिसमें कि बैंक द्वारा कस्टमर द्वारा अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया गया। कस्टमर ने ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने अपना आईडी पासवर्ड दिया था, लेकिन कोर्ट ने ये फाइंडिंग की कि जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कस्टमर की थी, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, वो उस आरोपी को, अपराधी को कैसे मालूम चला। तो ये कहीं ना कहीं बैंक के डेटाबेस में स्टोर था जहां से ये लीक हो सकता था। इसमें भी बैंक द्वारा कंपनसेट किया गया। तो बैंक इतनी छोटी छोटी बारीकियों पे भी कोर्ट संज्ञान लेती है और पीड़ित को कंपनसेट कराया जाता है। बिल्कुल। विजय सर, चलिए, एक अगर इस तरीके के मामले आ रहे हैं, ऐसे में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर वो किस तरीके से अवेयर रहें? लेकिन जो ये नया तरीका है कि साहब आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ रहा है तो वो तो दूसरे सिम पर आ रहा है, आपकी सिम हैंग हो चुकी है, क्या करना चाहिए ऐसे मामलों में किसी ठगी से बचने के लिए? यहाँ पर मैं 2-3 चीजें दर्शकों को सजेस्ट करना चाहूँगा। एक तो कुछ बैंकें इस प्रकार की हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने पर सिर्फ मोबाइल पर ही ओटीपी नहीं भेजती हैं, उसके अलावा कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा मांगती हैं। उसमें से कभी कभी कि कोई बैंक सिक्योरिटी क्वेश्चंस रखते हैं। आईसीआईसी बैंक एक डेबिट कार्ड के पीछे ग्रिड बना करके देता है, उस ग्रिड में से वो 3 नंबर, कोई से भी 3 नंबर रेंडमली पूछता है, तो उससे जो डुप्लीकेट सिम इश्यू करा करके और ऑनलाइन आरटीजीएस के माध्यम से ठगी हो रही है वो पूरी तरह से रुक जाती है। कुछ बैंक इस बात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टेट लेवल की सुरक्षा समिति बैठक में भी गया था, वहाँ सभी बैंकों के जीएम आए हुए थे। उनको भी मैंने यही सजेस्ट किया था कि अकेले मोबाइल पे आप सिक्योरिटी बेस मत रहिए, मोबाइल के अलावा एक क्रॉस चेक और रखिए। पहले से आप एक ग्रिड भेज दीजिए ग्राहक को, उस ग्रिड में से कोई भी नंबर पूछेंगे या क्वेश्चन का आंसर मांगेंगे तो जालसाज को वो चीज कभी भी पता नहीं होती। वो सिर्फ इस पे जो ओटीपी आ रहा है उसके पास वही अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे काफी हद तक चेक किया जा सकता है। ग्राहकों के लिए एक तो ये है कि किसी भी बैंक को या किसी भी बीमा कंपनी के किसी भी अधिकारी को इतनी फुर्सत नहीं है कि उनके लिए इतना परेशान हो कि आपका कार्ड ब्लॉक हो रहा है, जल्दी से आप मुझे नंबर बताइए नहीं तो आपका कार्ड बंद हो जाएगा। ये पक्का मान के चले, हर व्यक्ति को ये चीज समझना चाहिए कि इस तरह से किसी को इस देश में तो कम से कम फुर्सत नहीं है कि उनके लिए इतना कोई केयर करे। या स्कीम लॉटरी खुलने का लालच देते हैं या बिल्कुल सस्ते उस पर लोन देने का भी मेरे पास कई फोन आया, दिल्ली से आते हैं अक्सर ये फोन इस तरह के। इसी तरह से नौकरी दिलाने के नाम पर भी जो जालसाजियां आजकल बहुत हो रही हैं, तो उसमें भी यही है कि जब नौकरी इतना दर दर भटकने के बाद नहीं मिल रही तो घर बैठे कोई नौकरी दे रहा है तो वही आदमी को सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके साथ ठगी की कोशिश तो नहीं हो रही है।
बैंकों का जो कंपनसेशन वाला एसडी चतुर्वेदी ने बताया, इसमें 1 करोड़ तक के कंपनसेशन का पावर हमारे आईटी सेक्रेटरी को रहता है, और ये बल्लभ भवन में उनका ऑफिस है। वहाँ पर जाकर के कोई भी आदमी अपने साथ ही इस तरह की कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हुआ हो उसका वहाँ आवेदन दे सकता है। वो पूरी तरह से निःशुल्क कार्रवाई है। और उसमें हमसे जब भी रिपोर्ट मांगी जाती है हम बिल्कुल तत्परता से भेज देते हैं कि हमने से क्या पाया। जैसा एसडीप ने बताया ये बात एकदम सही है। यदि हमारी रिपोर्ट में हम लिख के भेज देते हैं कि इसमें जो बैंक ने खाते खोले थे उसमें लापरवाही बरती थी, ठीक से केवाईसी का प्रावधान का पालन नहीं किया था, तो बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार हो जाता है। आरोपी पकड़े जाएं या न पकड़े जाएं, लेकिन हमारा हमेशा प्रयास ये रहता है कि तत्परता से कम आम जनता को राहत दिलाने का प्रयास। पीड़ित का जो पैसा गया वो उस तक पहुंचा। एक दर्शक है हमारे साथ में भोपाल से, प्रवीण जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये जो फर्जीवाड़ा हो इसमें ये सब चीज ठीक है, खाते खुल जा रहा है, ये हो रहा है, वो सब ठीक है, पर ये बताइए कि इसमें पैसा कैसे वापस मिला जाएगा। भोपाल में एक केस हुआ था कि उसको सजा हो गई थी आरोपी को, बट उसके बाद उसका पैसा वापस नहीं दिया था। ये बताइए इसका पैसा कैसे वापस मिल सकता है। खत्री साहब आप ही जवाब दीजिए। यही तो अभी मैंने बताया कि जो कंपनसेशन वाला प्रावधान है आईटी एक्ट में, उसके तहत ही पैसा वापस मिलता है। दूसरा, इसके अलावा यदि हमने पैसा जब्त किया है तो वो न्यायालय के आदेश से मिलता है। अभी कुछ दिन पहले 3 महीने पहले एक केस हुआ था इंदौर में, उसमें 1 करोड़ 91 लाख निकल गए थे आरटीजीएस के माध्यम से। तो उसमें से करीब हमने 1 करोड़ रिकवर कर लिए थे और उनको ब्लॉक करा दिया था। तो उसमें भी अगर अब फरियादी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाकर के वहाँ आवेदन देगा, उसके बाद ही उसको वो पैसा मिलेगा। तो यही तरीका है। और इसके अलावा जो आरोपी होता है, जब हम आरोपी को पकड़ लेते हैं तो न्यायालय आरोपी पर जो भी जुर्माना लगाता है वो पैसा जो है पीड़ित को मांगने पर न्यायालय की तरफ से दिया जाता है। बिल्कुल खत्री साहब, अब जरूरी नहीं है कि तमाम टेलीकॉम कंपनियों को भी एक बार सख्ती से मैसेज दिया जाए कि भाई आप ऐसे कैसे सिम अलॉट कर दे रहे हैं। पहले तो खैर कई बार फर्जी सिम के जरिए आतंकियों ने कितने बड़े कांड किए, ब्लास्ट किए जाते थे ऐसी फर्जी सिम के जरिए। क्या ये अभी इसमें कितनी सख्ती है, कितना बदलाव आया है, और क्या अभी भी लापरवाही हुई कि इस तरीके से आराम से जो जालसाज हैं वो फर्जी सिम ले जा रहे हैं? अब धीरे धीरे हम सख्ती बरत रहे हैं, शिकंजा कड़ा करते जा रहे हैं। इससे पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होती थी, लेकिन अभी आज के पेपरों में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कल ही हमने वोडाफोन के एक रिटेलर को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अच्छा। दिल्ली से उनको पकड़ के लाए थे। उन्होंने यहाँ पे एक हार्टिकल्चर कमिश्नर के खाते से 10 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था, उसमें डुप्लीकेट सिम इश्यू करती थी बिना वेरिफिकेशन के। अच्छा। उसमें हमने 2-3 आरोपी पहले से पकड़ लिए थे। तो अब हम इस तरफ भी जा रहे हैं, और टेलीकॉम कंपनियों के साथ साथ हम बैंकों की तरफ भी जा रहे हैं। टेलीकॉम कंपनी वालों को तो हम अभियोजन कर ही रहे हैं, चालान कर ही रहे हैं। इसके अलावा अब हम बैंक अधिकारियों को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जहां खाता खुला है वहां पर जो केवाईसी का ऑथेंटिकेशन ऑफिसर है उनको भी हम मुलजिम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक इस तरह का कोई हमने केस किया तो नहीं है, लेकिन हम इस तरफ भी प्रयासरत हैं। यदि हमें किसी केस में बैंकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देखिए क्या होता है, जब खाते से पैसा चला गया, उसकी मेहनत की कमाई, उसने पाई जोड़ के इकट्ठा की बैंक में इस भरोसे के साथ कि वहां पर रुपया सेफ रहेगा, लेकिन फायदा क्या कि कोई क्लिक 4 बटन दबा करके आपका जीवन भर की पूंजी उड़ा ले जा रहा है। अजय, ये जो 2 मामले हमने पिछले हफ्ते दिखाए, 2 मामले इस हफ्ते दिखाया, क्या बैंक अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? क्या वो अपनी गलतियां मान रहे हैं? क्या वो गंभीर नजर आ रहे हैं ऐसी गंभीर चूक को लेकर? अजय की आवाज दीजिए। जी अजय बताइए। इस मामले में उनसे जब भी पूछा जाता है तो हर मामले को लेकर जो बैंक का रूप होता है, जो टेलीकॉम कंपनियों का वो रूप होता है, वो यही होता है कि जिस मामले की आप बात कर रहे हैं वो मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है, या उस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है आईटी सेल में, या उस मामले में भी पुलिस जो है जांच कर रही है, वो सीधे तौर पर पूरे मामले से करने नजर आते हैं। हाँ, कुछ एक मामलों में जरूर कहते हैं कि इन मामलों में जो है बस इस पूरे मामले का हल होना बाकी है और कुछ दिनों के अंदर जो है फैसला आना है। लेकिन बैंक कभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। उनका ये कभी ये कहना नहीं होता है कि नहीं, हाँ चूक हमारे यहाँ से हुई है या डेटा हमारे यहाँ से जा रहा है। यदि बैंक यही चीज मान लेंगे कि डेटा हमारे यहाँ से जा रहा है या चूक हमारे यहाँ से हो रही है, तो जो उपभोक्ता है उनका उन पर से विश्वास ना सिर्फ कमजोर होगा बल्कि एक जो भरोसा है वो पूरी तरीके से खत्म भी हो जाएगा। दीपेश, बिल्कुल। एक दर्शक है महाराष्ट्र से विष्णु हमारे साथ। विष्णु जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। ये बैंक का ब्लैक अपना एयरटेल का काली कारोबार का क्या सच है? जी सवाल दोहराइए आपका। ये जो है मोबाइल कंपनी एयरटेल के बारे में अब आप जो डिस्कस कर रहे हैं मुझे सामने नजर आ रहा है
ये काली खील का खुलासा क्या है, ये क्या लफड़ा क्या है एयरटेल के बारे में? आपने देखा है कि अक्सर आपके जो नंबर हैं उस जो रिटेलर है वो ऐसी कंपनियां बिना कोई ठीक ठाक दस्तावेज लिए दूसरी सिम अलॉट कर दे रही है। माने आपका नंबर है, आप ही के नंबर पर एक और सिम अलॉट कर देगी, आपकी सिम बंद हो जाएगी और जो ठग है, जो जालसाज है, वो आपके नंबर का इस्तेमाल करके आपके अकाउंट से लाखों रुपए उड़ा लेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो ये जो 2 मामले आए हैं, इसमें एयरटेल कंपनी और एक आइडिया कंपनी, और पिछले हफ्ते भी हमने 2 मामले दिखाए थे। उसमें जब आप दूसरी सिम लेने आते हैं तो ठीक ठाक वेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, उसका फायदा जालसाज उठा रहे हैं। एसएम साहब, ये बैंक अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप भरोसा दावा करते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइज करते हैं कि साहब हमारे पास आपका पैसा सुरक्षित है। कहाँ है सुरक्षित? इस तरीके से अगर जालसाजियां होती रहेंगी तो इसमें सर बैंक का एज सच मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि सारी सूचनाएं आपकी ग्राहक की वो इंटैक्ट रहती हैं। मेन कहीं पर भी लीकेज का कोई कारण नहीं है अनटिल अनलेस वो अगर ग्राहक, जैसे हम स्टेटमेंट लेने जाओ, उन्होंने अगर उनका कोई बंदा आता है तो हम उसका लेटर लेते हैं ऑथेंटिकेशन कि आप लेटर लिखवा के लाइए, अपनी सिग्नेचर वेरीफाई करा के लाइए, तभी हम स्टेटमेंट देंगे। क्योंकि पीछे एक केस हुआ कि हमने एक नौकर काम करता था और कंपनी वाले ने वो ही यूज्ड टू कम टू ट्रांजैक्ट विद द बैंक, तो हमको पता था कि ये बंदा काम कर रहा है, तो ऐसे करके उसने जो है स्टेटमेंट लेके जो आप बता रहे हैं कि बैलेंस पता लग गया। तो दैट इज वाई, क्योंकि इन लोगों का क्या रहता है कि ये टाइमली बैंक को भी बताना चाहिए कंपनी ने कि ये एम्प्लॉय ने हमारे यहाँ से छोड़ दिया है, क्योंकि एक आदमी वर्षों तक लगा साथ साथ काम कर रहे हैं, तो वो एक धोखा हो सकता है। उस केस में जरूर ये हो सकता है कि वो स्टेटमेंट दे दें, अदरवाइज अभी आज के तारीख में अब बिना ऑथेंटिकेशन लेटर के हम लोग अलाउड नहीं करते स्टेटमेंट। तो इट वाज फॉर द सेफगार्ड ऑफ द कस्टमर्स अमाउंट। बिल्कुल। यशदीप जी, अब टेलीकॉम कंपनियां और बैंक, ठीक है, दोनों गलतियां, जो गलती हो रही वो दोनों यहीं से हो रही हैं जी। इनके जो बड़े अफसर हैं वो कभी गलती मानते नहीं है, वो कह देते कि चूक हो रही है, छोटी मोटी, अगर खत्री साहब जैसे ऑफिसर हों तो फिर वो जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं लापरवाह लोगों को। लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में क्या इनके, आपने कुछ मामले बताया कि बैंकों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? मैं आपसे बताऊं कि द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के स्टेट आईटी सेक्रेटरी ने कई मामलों में बैंक को, टेलीकॉम कंपनी को और उन बैंक को जिनमें फर्जी खाते खोले गए थे, कस्टमर को कंपनसेट करने के लिए कहा गया है और ऑर्डर भी हुआ, कंपनसेट हुआ भी है, जिसमें कि 18 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का कंपनसेशन कस्टमर पीड़ित को दिया गया बैंक द्वारा। जैसे मैं एक आपको घटना बताऊं, जो कि एक संजय ढांडे, उसमें कंप्लेनेंट एक व्यक्ति था जिसमें आईसीआईसीआई बैंक और कई अन्य बैंकों के अगेंस्ट में केस किया और वोडाफोन भी उसमें शामिल था, जिसमें कि वोडाफोन ने 12 लाख रुपए का कंपनसेट किया, जिस बैंक में खाता था उस बैंक वाले ने 6 लाख का कंपनसेट किया, और जिन बैंकों में फर्जी खाता पाया गया था जिसमें कि रुपए ट्रांसफर हुआ था, बेनिफिशियरीज अकाउंट जहां पे मेंटेन थे, तो उनको केवाईसी के वायलेशन के लिए, क्योंकि कोर्ट ने फाइंडिंग की कि अगर वो फर्जी खाते नहीं खोले जाते तो फिर आरोपी को, अपराधी को, फ्रॉडलेंट पर्सन को रुपए निकालने का रास्ता ही नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं एक मदद फर्जी खाते खोल के बैंक द्वारा की गई। एक तरफ जिस बैंक में खाता था वो उस इंफॉर्मेशन को कस्टमर के अमाउंट को, कॉलर का फोन ले लें। केवल राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ साहब जी बताइए। हाँ, सवाल क्या है आपका? सब हमारा बैंक ऑफ इंडिया में खाता है सब, तो बैंक ऑफ इंडिया में खाता था तो हमारा सैलरी उसी में जाती है दावत में। जी जी बताइए। तो वहाँ से मेरे 34,000 रुपए निकल के सब। अच्छा, फिर आपने शिकायत की तो क्या बोले बैंक वाले? बैंक वाले बोले कि शिकायत का, तो शिकायत हमने लिख के दे दी, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ साहब। कितना वक्त हो चुका है इसको? ये 2 महीने हो चुके हैं। चलिए, आप में से कौन जवाब देना चाहेगा? जी जी। अगर इसमें इस तरह से पैसे निकल जाते हैं तो उसके लिए लोकपाल को शिकायत करनी चाहिए और उपभोक्ता फोरम में भी जा सकते हैं, वहां से उनको बहुत आसानी से राहत मिल जाएगी, इसमें ज्यादा वो नहीं है। ठीक है। मैं एक चीज और कहना चाह रहा था, अभी हम एक चीज का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह के केसों का आपने डिस्कस किया है यहाँ पे, उसमें हमने अभी बैंकों से और टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों से मीटिंग की है और हम उनको इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं कि
यदि किसी अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल की सिम डुप्लीकेट सिम इश्यू कराई जाएगी तो टेलीकॉम कंपनियां बैंकों को अलर्ट भेजेंगी कि इसकी सिम इश्यू हुई है, इस पर अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो उसको रोकिए। इसका हम प्रयास कर रहे हैं, अभी ये हो नहीं पाया, लेकिन मैं इसका प्रयास कर रहा हूं और यदि ये सफल हो गया हमारा प्रयास तो उसके बाद इस तरह के मामलों में निश्चित रूप से गुणात्मक रूप से कमी आएगी और ये काफी ठीक रहेगा। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ में सागर से। संदीप जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो जी संदीप जी बताइए। सर, जैसे अपने खाते में अपन ने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाते हैं जो सर, तो जैसे अपने उस पर मैसेज वगैरह आते हैं कि आपके अकाउंट से इतना पेमेंट डल रहा है, इतना निकल रहा है, ठीक है। तो सर उसके बाद जो ट्रांजेक्शन में जैसे कभी अपन को मैसेज नहीं आ रहा हो सर, जैसे अपन ने वो मोबाइल नंबर है बाद में बंद करवा वो सब चेंज हो गया सर, उससे भी कोई दिक्कत हो सकती है क्या? जी खत्री साहब, बैंक में आपको लिख करके देना पड़ता है। बैंक का एक फार्म होता है मोबाइल नंबर चेंज कराने का, वो आपको पर्सनली बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर के देना पड़ता है, उसके बाद वो मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है। यानी सजेशन ये है कि जब भी आप अपना नंबर बदले तो फौरन अपने बैंक में जाइए, वहां पर बताइए कि साहब हमारा रजिस्टर्ड नंबर आप चेंज कर लीजिए, उसे आप बंद कर दीजिए। यहाँ पर ग्राहकों को भी सावधान रहना पड़ेगा कि, और सबसे बड़ी बात है फोन पर अगर आपसे कोई डिटेल मांग रहा है, ईमेल के जरिए आपसे डिटेल मांग रहा है, आपके एटीएम की, घर की या पर्सनल डिटेल मांग रहा है, मत दीजिए बिल्कुल। यशदीप और संक्षेप में कुछ दर्शकों सजेशन करना चाहिए कि अगर ठगी होने से पहले तो बचें, और फिर अगर हो भी गई ठगी तो फिर क्या करें, वो पहला कदम। देखिए बिल्कुल, कभी हर बार हर कंडीशन में जरूरी नहीं है कि बैंक द्वारा ही कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लीक की जाती है, इसलिए कई बार कस्टमर की गलती से भी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। जैसे जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करें, हमेशा अपने जिस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं वहां पे एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि कई बार मेलवेयर सॉफ्टवेयर या कीलॉगर्स वगैरह ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपके जो भी आप टाइप करते हो उस इंफॉर्मेशन को फ्रॉडस्टर तक, आरोपी तक पहुंचा देते हैं। उसी टाइप से अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत हो जाता है, ये तो एक अवेयरनेस है कि जब आप घटना के पहले क्या करें। अगर आपके साथ घटना घट जाती है तो सबसे पहले आप बैंक को इन्फॉर्म करें, पुलिस में इन्फॉर्म करें, और सिविल के लिए आप जो आपका नुकसान हुआ है उसके लिए आप अलग से सिविल के लिए बैंक लोकपाल में, या फिर जैसा सर ने बताया उपभोक्ता फोरम में, या फिर न्याय निर्णायक अधिकारी IT सेक्रेटरी की अदालत में केस फाइल कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल गाइडलाइंस जो नई आई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बैंकिंग कोड ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक स्पेशल गाइडलाइंस ऑलरेडी है कि अगर किसी बैंकिंग फ्रॉड में टेक्निकल मिस्टेक या बैंक की अनदेखी से या बैंक की गलती से जिसमें कि कस्टमर की लायबिलिटी नहीं पाई जाती है, जैसा कि सर ने बताया कि कई केस में पुलिस के द्वारा लिख के दिया जाता है कि कस्टमर का अपराधी से, आरोपी से कोई लेना देना नहीं है, तो इस कंडीशन में इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कस्टमर गलती ना होने पे केवल 10% तक ही लायबल होगा अगर उसकी छोटी मिस्टेक पाई जाती है तो, बाकी 90% बैंक कंपनसेट करती है पीड़ित को। एक अभी अन्य नई गाइडलाइन आई है जो मार्च में ही आई है 2016 में, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से निकली है कि अगर कोई बैंक फ्रॉड होता है, बड़े से बड़े बैंक फ्रॉड के केस में भी जो पीड़ित है, जो कस्टमर है, उसका अकाउंट तुरंत रिक्रेडिट किया जाएगा बैंक के द्वारा, और विद इन 2 से 3 मंथ के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद वो कस्टमर को दिया जा सकता है। तो आप लोग अवेयर रहें, अपने केस को फाइल करें, प्रॉपर टाइम पे कंप्लेंट करें। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इन मामलों से सबक लेके दूसरों की गलती से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये लोग आज अपना लाखों रुपया लुटा चुके हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि विजय सर और उनकी पूरी टीम इन लोगों तक वो रुपया वापस लाएगी, और ऐसे जो जालसाज, जो आर्थिक अपराध कर रहे हैं, जो ऐसी चोरियां कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर बैठकर, उन्हें जल्द से जल्द सलाखों। और सर इसमें हम उम्मीद करते हैं कि सख्त कानून भी बनाया जाए ताकि लोगों में भी कोई खौफ पैदा हो। मानते कि ऐसी चोरियां करें तो शायद हमें ज्यादा सजा नहीं होगी, कुछ कहना चाहेंगे? इसमें तो बहुत सख्त कानून है। जो इस तरह के मामले होते हैं उसमें जो हम लोग धाराएं लगाते हैं IT एक्ट के साथ साथ IPC की 420 और 467 भी धारा लगाते हैं, उसमें तो ऑलरेडी आजीवन कारावास तक की सजाएं हैं। चलिए, तो ये उन जालसाजों को भी समझ लेना चाहिए कि आप पूरी जिंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे काम। जी सर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जिस टाइप से साइबर सेल भोपाल में काम कर रही है, पूरे प्रदेश में साइबर क्राइम्स को हैंडल करने की क्षमता है, उसी टाइप से मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बाकी अन्य जिले हैं या प्रदेश में अन्य कार्यालय हैं, अगर वहाँ पे भी इस टाइप का प्रशिक्षण हो तो वहाँ पे भी साइबर क्राइम में बैंक फ्रॉड की घटनाओं को आराम से जल्दी रिस्पॉन्स किया जा सकता है। जी, इसमें हम लोगों ने अभी शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें हम लोग इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इन 4 स्थानों पे और साइबर थाने खोलने का प्रस्ताव हमने भेज दिया है, और मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर ये थानों का
नोटिफिकेशन होना ही चाहिए, क्योंकि सर अब वो चेन स्नेचर तो नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर पर बैठकर भी इसके अलावा हम लोग एक चीज और भी कर रहे हैं कि हम लोग मैं खुद और मेरी टीम लगातार सभी जिलों में जाकर के वहाँ जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनको हम लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं, यहाँ बुला करके ही प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये साइबर के मामले बजाय हमारे पास रेफर करने के सभी थानों में खुद ही सक्षम हो जाए ये करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त की आज कमी थी, लेकिन अगर ऐसे मामले और सामने आए तो हम फिर हाजिर होंगे दर्शकों के बीच, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामले ना हो। आप लोग सतर्क रहें, अवेयर रहें, आपका कीमती पैसा बैंकों के कॉन्टेक्ट में रहें। टेलीकॉम कंपनियों से भी आप बात करते रहे कि अगर कोई ऐसे नंबर की सिम बदलवाने आता है तो आप बिल्कुल बिना कोई ठोस जांच पड़ताल की आप दूसरी सिम अलॉट न करें। अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन केसेस को सामने लाने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।